वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए ले आया हूँ साइंस का एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बल एवं गति। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में बल क्या होता है और गति क्या होती है। तो सबसे पहले आज के चैप्टर में हम लोग, आज के लेक्चर में हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। गति क्या होता है, कब हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में है, या कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है। ओके, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, तो गति एवं विराम, मोशन एंड रेस्ट। तो मोशन क्या होता है? हर जगह हम लोग देखते हैं कि सबकी जिंदगी में ही मोशन आ गया है, सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मोशन का क्या मतलब होता है? देखो, जो रेस्ट और मोशन वर्ड है ना, जिसको विराम और गति बोलते हैं, एक रिलेटिव टर्म है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोल सकते हैं या मोशन में बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं रेस्ट में हूं। बट किसके रेफरेंस में मैं रेस्ट हूं? अर्थ के रेफरेंस में मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर अर्थ से बाहर कोई किसी दूसरे प्लेनेट पे चला जाए, वहां से अगर देखे मुझे, तो मैं मोशन में दिखाई दूंगा, क्योंकि अर्थ उसको रोटेट करते हुए दिखाई देगी और अर्थ पे रखी हर एक ऑब्जेक्ट उसको रोटेट करते हुए दिखाई देगी। तो मैं किस में दिखाई दूंगा? मोशन में दिखाई दूंगा। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर चेंज हो जा रहा है, अगर एक ऑब्जर्वर अर्थ पे है और एक ऑब्जर्वर आउट ऑफ अर्थ है, तो दोनों के लिए हमारी कंडीशन अलग होगी। एक के लिए रेस्ट होगी, एक के लिए मोशन होगी। क्लियर है? इसी तरीके से एक सिंपल सा और मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो कि एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक। और ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चली, तो ट्रेन में बैठे आदमी को, यात्री को, ट्रेन से बाहर जो पोल है उसको मोशन में दिखाई देगा। क्लियर है? लेकिन अगर कोई रेलवे स्टेशन पे यात्री है, तो उसको पोल क्या दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा। दोनों यात्री जो साथ में बैठे हुए हैं, ट्रेन तो मोशन में है, लेकिन वो व्यक्ति दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है। और ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन भी उनके रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही है, बाहर वाले व्यक्ति के रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन कंडीशन के बारे में हम बता रहे हैं, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको डिसाइड करना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में, किसके संदर्भ में हम रेस्ट या मोशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इन सारी चीजों को देखते हुए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही हम रेस्ट या मोशन को बता सकते हैं। तो अगर रेस्ट या मोशन का मैं सिंपल सी एक डिफिनीशन बताऊं, तो यदि समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष, यदि समय और प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, तो वस्तु विरामावस्था में कहलाता है। यानी कि कोई ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इन दैट कंडीशन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द रेस्ट कंडीशन। ओके, ठीक है। तो यदि समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। दूसरी बात, समय एवं प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, तो यह प्रक्रिया गति कहलाती है। कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड इन मोशन। उसी कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कह सकते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी है, अभी यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है, 10 मिनट बाद किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंच गई, अगले 10 मिनट बाद किसी दूसरे पोजीशन में पहुंच गई, तो दैट कार इज कॉल्ड इन द मोशन कंडीशन। ओके, तो देखो मोशन कई तरीके का होता है। अगर मोशन को हम क्लासिफाई करें कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, हम लोग देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, रोटरी मोशन करता है, कोई ट्रांसलेटरी मोशन करता है, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, कोई वाइब्रेटरी मोशन करता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सो हियर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन।
यहां हम लोग देखेंगे कितने टाइप का मोशन होता है। तो मोशन को, गति को बेसिकली 3 बेस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 आधार पे हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। विमीय आधार पर, पथ के आधार पर, दोहराव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेशन। तो अगर हम डायमेंशनल बेसिस पे देखें तो डायमेंशनल बेसिस पे विमीय आधार पर गति को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक विमीय गति 1 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। अब एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति होते क्या है? एक विमीय गति का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी एक सरल रेखा में गति करती है, सिंपल लाइन में गति करती है, तो उसको एक विमीय गति कहते हैं। जैसे कि एक सीधी ट्रैक पे, एक सीधे रोड पे कोई गाड़ी जा रही है, सीधे रोड पे हम खुद चल रहे हैं, तो हमारी गति क्या कहलाएगी? एक विमीय गति कहलाएगी, यानी कि केवल एक एक्सिस में ही परिवर्तन होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 एक्सिस में चेंज होती है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? उसको 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे अगर बंदूक से गोली जब छूटती है तो क्या करती है, या किसी तोप से अगर गोला निकलता है तो क्या होता है? पहले ऐसे जाता है, पहले इधर से निकलेगा, फिर ऊपर जाते 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 फिर डाउन हो जाएगा। यानी कि एक तो एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और एक क्या कर रहा है? वाई एक्सिस में भी जा रहा है। तो इसकी गति को क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति की एग्जांपल क्या है? तोप से दागे गए गोले, फुटबॉल की गति, यानी कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस में जब परिवर्तन होगा तो उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है त्रिविमीय गति, यानी कि तीनों विमाओं में चेंजिंग हो, एक्स वाई जेड में। जैसे वायुयान की गति, जब वायुयान एरोप्लेन गति करता है वो 3 डायमेंशनल मोशन में गति करता है। या पक्षियों की गति, जब पक्षी मोशन करते हैं तो 3 डायमेंशनल मोशन में चलते हैं, ऊपर भी जाते हैं, लेफ्ट भी जाते हैं, राइट भी जाते हैं, यानी कि तीनों डायमेंशन में उनकी मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, तो विमीय आधार पर 3 तरीके से इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा है पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? अस्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ कि यदि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि पोजीशन चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है, आफ्टर 10 मिनट्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इन द केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको ट्रांसलेटरी या अस्थानांतरी गति भी कहते हैं, स्थान चेंज होने लगता है। तो दूसरा हमारा आता है घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अक्रॉस एन एक्सिस। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस के क्रॉस रोटेट करती है तो उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति। जैसे हमारे अर्थ भी एक रोटेटरी मोशन करता है। अर्थ हमारा 2 तरीके का मोशन करता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी करता है और रोटेटरी मोशन भी करता है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसमें तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज होता है, बट इन द केस ऑफ रोटेटरी मोशन ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके अक्रॉस ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नेक्स्ट है दोलन अथवा कंपन गति। दोलन गति या कंपन गति, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि देखे होंगे आपकी किसी इंजन में जो पिस्टन होता है या किसी जनरेटर का जो पिस्टन होता है ऊपर नीचे करता रहता है, वो क्या है? उसका वाइब्रेटरी मोशन है। या किसी स्प्रिंग को अगर हम ऐसे खींच करके छोड़ देते हैं तो क्या करता है? वो वाइब्रेट करने लगता है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट के अक्रॉस टू एंड फ्रो गति, टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारा आता है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे अगर फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंकते हैं तो उसकी जो गति होती है दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे
पथ के आधार पर इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, दोलन अथवा कंपन गति यानी कि ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब दोहराव के आधार पर, रिपीटेशन के आधार पर दो तरीके का होता है, एक होता है पीरियोडिक मोशन, दूसरा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने रोटेशन को रिपीट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के टू एंड फ्रो एक लीनियर पाथ पे मोशन करता है तो उसके मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि घड़ी के पेंडुलम का मोशन, सिंपल पेंडुलम जो होता है देखते हो ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग गति को विमीय आधार पे, पथ के आधार पे और दोहराव के आधार पे कैटेगराइज कर सकते हैं। यहां पे देखो दो इंपॉर्टेंट मोशन है, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिससे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे कि क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंकते हैं तो उसका जो मोशन होता है उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट से फेंकते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां से फेंकते हैं, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, जहां से ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से इसको प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, और जिस पार्टिकल को, जिस बॉडी को फेंका जाता है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो पहले क्या करता है, इस तरीके से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, ऊपर जाते 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 क्या करेगा, एक हाइट पे पहुंच जाएगा। ऑब्जेक्ट इस हाइट पे पहुंच जाता है जिसको कि मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। यहां पे आने के बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसका डाउनफॉल होने लगता है, ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगता है। फिर क्या होता है, यहां से मैक्सिमम हाइट के बाद इस तरीके से डाउन कंडीशन में आने लगेगा और यहां पे क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में इस पॉइंट पे आकर के गिर जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चला और इस तरीके से मोशन करते करते ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आ गया। अगर इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं एंड इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं, A यहाँ पे, इसको B ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और एक वर्टिकली डिस्टेंस भी कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, यानी कि अर्थ के एक पॉइंट से मोशन करते करते दूसरे पॉइंट पे जब आता है तो इस डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, परास बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और ऑब्जेक्ट जब गति करते करते इस हाइट पे पहुंचता है जिसके बाद कि वो डाउनफॉल करना शुरू कर देता है तो इस हाइट को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो एग्जाम्स में अक्सर पूछता रहता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि यहां से गति करते 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 इस पॉइंट पे आया तो यहां से लेकर के यहां तक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एयर में रहा, ऑब्जेक्ट फ्लाई करता रहा। तो पॉइंट O से पॉइंट B तक जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट फ्लाई करता रहा उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तीन चीजें हमें जाननी जरूरी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है और रेंज क्या होता है, जिससे कि एग्जाम्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां से मूव करते करते पॉइंट O से पॉइंट B पर आता है तो इसमें लगने वाला टाइम, जिसको कि टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल कहते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल T का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, यहां पे u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग, एंड थीटा क्या है, थीटा
प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं थीटा। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है महत्तम हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ? ए मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर फॉर्मूला पूछे तो मैक्सिमम हाइट के लिए होता है एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो प्रैक्टिकली यूज भी किया जाता है कि अगर एच मैक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? एच मैक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? एच मैक्स मैक्सिमम हो सकता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g कब होगा? जब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो अब बात आती है कि किस एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से बहुत ही प्रैक्टिकली एग्जाम्पल हमारा आता है कि हम लोग देखते हुए कि जब कोई भी एथलीट हाई जंप करता है, उसको मैक्सिमम हाइट पे जाना होता है, तो उसको कितने एंगल पे फ्लाई करना चाहिए? 90 डिग्री पे। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, यानी कि हाई जंप के लिए मैक्सिमम हाइट पे अगर हमको जाना तो उसके लिए हमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल पे जंप करना चाहिए। तो उस कंडीशन में लोग मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम हाइट फाइंड होता है? तो थीटा के 90 डिग्री के लिए मैक्सिमम हाइट फाइंड होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अब आर मैक्स कब होगा? मैक्सिमम रेंज कब होगा? मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना होगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यू स्क्वायर अपॉन जी कब होगा? जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। अब देखो, अगर थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 45 कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अगर हमको क्षैतिज परास यानी कि लॉन्ग जंप की बात आ गई कि लॉन्ग जंप में अगर हमको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना हो तो हमको क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल पे जंप करना होगा। उस कंडीशन में हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं कि अगर हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री पे जंप करेंगे, और अगर मैक्सिमम रेंज हमको फाइंड करना हो तो उस केस में हमको 45 डिग्री एंगल पे जंप करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब देखो, यहां तक तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी। सिंपल सा एक चीज और मैं बता देता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपल से एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है? सिंपल पेंडुलम का सिंपल से एग्जांपल है जो घड़ी होता है, जिसमें कि पेंडुलम वाला घड़ी होता है, ऐसे पेंडुलम घूमता रहता है, और दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे बता देते हैं। पहला है कि साम्यावस्था क्या होता है। जैसे कि देखो, कोई भी पेंडुलम है जो अपने स्टैटिक कंडीशन में है, व्हेन देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन द पेंडुलम दैट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्यावस्था। जब पेंडुलम पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? साम्यावस्था कंडीशन कहते हैं। अब साम्यावस्था से अगर इस पे कोई फोर्स लगा करके हम छोड़ देते हैं तो क्या करता है? इस पॉइंट के क्रॉस टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, एंड दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड होता है कि कोई भी आवर्ती गति होता है, पीरियोडिक मोशन होता है तो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट देखो यहां से अगर रोटेट करना शुरू करे, यहां से पहले यहां जाएगा, फिर यहां से आएगा यहां पे, फिर यहां से आएगा यहां पे, यानी कि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे अगर एक साइकिल वहीं पे आ जाता है तो उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इस पॉइंट से पहले सपोज करो यहाँ पे O है, O से A पे गया, A से फिर B पे आया, B से फिर O पे आया, तो इस तरीके से इसकी वन साइकिल कंप्लीट हो गई। तो वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन।
गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना रोटेट किया, कितना उसका मोशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है एंड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। F इज इक्वल टू 1/t, यानी कि टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, या टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मोशन का एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप का होता है, और दो इंपॉर्टेंट जो मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। ओके, आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है, एंड फोर्स में ही हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फिर मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। उसके बाद अगर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।